हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th का ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे थे और वो टॉपिक हमारा कौन सा था, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, या हम कह सकते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, या फिर हम कह सकते हैं भारत का भौगोलिक बंटवारा। हम देखते हैं कि हमारे पूरे भारत को हमने भौगोलिक रूप से 6 भागों में बांटा हुआ है और वो 6 भाग कौन कौन से हैं। वो है हिमालय, फिर हिमालय के नीचे हैं हमारे प्लेन्स और उनको हिंदी में मैदान बोल सकते हैं हम, मैदान है हमारे, और फिर हमारे मरुस्थल है, पठार है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड्स हैं। इस तरह से हमने पूरे भारत का जो भौगोलिक बंटवारा है वो 6 भागों में कर रखा है। ठीक है, तो हमने हिमालय को पढ़ लिया था कि भाई हिमालय की कैसे फॉर्मेशन होती है। हिमालय की पैरेलल रेंज 3 पैरेलल रेंज हैं। वर्टिकली हमने उसको डिवाइड करके देख लिया था कि भाई जो नदियां हैं वर्टिकली डिवाइड करती हैं। आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे प्लेन्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि प्लेन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और क्या क्या इनकी खासियत हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम यही पढ़ लेते हैं कि जो प्लेन्स हैं इनको उत्तरी प्लेन्स क्यों बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों बोला जाता है। क्योंकि जब हम भारत को देखते हैं तो भारत के उत्तर में फैले हुए हैं। कहाँ पे फैले हुए हैं? उत्तर में। जैसे ये भारत है अपना, ठीक है। तो ये भारत के उत्तर में इधर पंजाब से लेके और कहाँ तक फैले हुए हैं, ये आसाम तक फैले हुए हैं। कहाँ तक फैले हुए हैं? आसाम तक। ठीक है, तो भारत के ये उत्तर में है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, उत्तरी मैदान बोलते हैं या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, अब इनका निर्माण कैसे होता है, कैसे हुआ? इनका निर्माण हुआ नदियों के द्वारा। मैदानों का निर्माण कैसे होता है? मैदानों का निर्माण करती हैं नदियाँ। नदियाँ पहाड़ों से निकल के आती हैं। जब वो पहाड़ों से निकल के आते हैं तो साथ में पत्थर के टुकड़े और मिट्टी हम कैसे, मिट्टी बाद में एक्चुअल में क्या होता है कि जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, वही बाद में मिट्टी बन जाते हैं। वो छोटा टूट टूट के वो छोटे बन जाते हैं और पत्थरों के छोटे आकार ही क्या कहलाते हैं? मिट्टी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है और वो उसको पानी है, नदी है, बहा के ले आती है नीचे। थोड़ा सा आगे चलेगा वो और टूट के इतना हो जाएगा। थोड़ा आगे चलने का मतलब है 4, 5, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। फिर और आगे जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, फिर इतना छोटा, और इस तरह से वो पत्थर का टुकड़ा किस में बदल जाता है? मिट्टी में बदल जाता है। समझ गए? तो जो मैदानों का निर्माण है, यहाँ पे जो एलुवियल सॉइल है, ये मिट्टी है, इसका निर्माण किसने किया है? नदियों ने। कौन कौन सी नदियाँ हैं आपको याद रखनी है? एक इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? जैसे एक हमारी ये नदी है और इसमें छोटी छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं, तो ये जो छोटी नदियाँ हैं इनको ट्रिब्यूटरीज या फिर सहायक नदियाँ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी 3 नदियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और साथ में इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, इन सब ने मिलकर क्या किया है? उत्तरी मैदानों का निर्माण किया है। अब कितने सालों में इसका निर्माण हुआ है? मिलियंस ऑफ ईयर, करोड़ों सालों में निर्माण हुआ है। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी भौगोलिक परिवर्तन होता है, ज्योग्राफिकल चेंज होता है, वो बहुत धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे, इतना धीरे कि हम उसको अपनी लाइफ में नोटिस भी नहीं कर पाते। बहुत बार हमारी लाइफ कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, लेकिन ये ज्योग्राफिकल चेंज है, इनको बदलाव होते होते लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो हम इनको कैसे नोटिस कर पाएंगे? लेकिन हम इनको नोटिस कैसे करते हैं? थ्योरी से। कैसे नोटिस करेंगे? थ्योरी से हम ये नोटिस कर लेते हैं भी थोड़ा सा चेंज इतने टाइम में हुआ है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे ऐसा चेंज आ जाएगा। तो थ्योरी के बेसिस पे हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या होता है कि मैदानों का निर्माण किया जाता है नदियों के द्वारा। समझ गए? अब एरिया कितना कवर करते हैं ये मैदान? भारत में 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। कितना एरिया कवर करते हैं? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ कितनी है? लगभग 2400 किलोमीटर। ये पंजाब से लेके और आसाम तक ये लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है?
कहीं पे 240 है, कहीं पे मतलब कह सकते हैं हम 240 से लेके और 320 तक। ठीक है, ये इसकी क्या है, मैदानों की चौड़ाई है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन ऑफ द इंडिया। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे भारत की ज़्यादा जनसंख्या इधर ही रहती है। अब देखो, एक ज्योग्राफी में एक टॉपिक है, क्लास 12th में है शायद वो ज्योग्राफी का, उसमें क्या बताया गया है कि भाई जो जनसंख्या वितरण है, मतलब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसे हुआ है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब शुरू में जनसंख्या अलग अलग जगह पे रहना स्टार्ट किया, तो जीवन कहाँ पे शुरू होता है, पानी के पास में, जहाँ पे जल होता है उधर ही जीवन शुरू हो जाता है। और पानी के साथ साथ जहाँ पे मैदान थे, मैदानों में क्या होता है, खेतियाँ मतलब इजीली हो जाती है, एग्रीकल्चर आसान होती है। तो मैदान और पानी जहाँ पे भी मिला उधर ही क्या हुआ, ज़्यादा जनसंख्या बसने लगी। तो यहाँ पे भी क्या है, दोनों चीज़ें हैं, एक तो मैदान है और पानी क्या है, नदियाँ हैं यहाँ पे। तो नदियों के कारण यहाँ पे अच्छा वाटर है, तो यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। तो हम देखते हैं भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है किसकी है, यूपी की। अभी कितनी हो चुकी है, लगभग 25 करोड़। लेकिन हम अभी का डाटा नहीं पढ़ेंगे, हम कौन सा डाटा पढ़ेंगे, 2011 का। सेंसस की जब भी बात आएगी, लास्ट टाइम जो हमारी जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, वो 2011 में हुई थी, और उसी का डाटा पढ़ेंगे। क्योंकि जब तक हमारे पास ऑफिशियल डाटा नहीं आता है तो हम पिछला डाटा ही पढ़ते हैं। तो 2011 के अनुसार हमारी जो यूपी की जनसंख्या थी वो लगभग 19-20 करोड़ थी। लेकिन अब के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बता रहे हैं कि भाई इतना 25 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो चुकी है। लेकिन ऑफिशियल डाटा नहीं आया है कि भाई जो हमारे सेंसस होती है, या कह सकते हैं सेंसस नहीं हुई है 2011 के बाद। तो यूपी में ज़्यादा जनसंख्या है। और अगर हम स्टेट की बात करते हैं और स्टेट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो उसमें भी कौन आगे हैं, उसमें बिहार आगे हैं। कौन आगे हैं, बिहार। स्टेट की बात है ये, ठीक है, यूटी की बात नहीं कर रहे, यूटी में तो दिल्ली आगे आ जाएगी। स्टेट में कौन आगे हैं, बिहार। तो देखो, अधिक जनसंख्या की बात करें तो यूपी आगे, अधिक डेंसिटी की बात हो तो बिहार आगे। और यूपी और बिहार दोनों कहाँ पे हैं, इन्हीं मैदानों में बसे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है ये, यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या बसी हुई है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है यहाँ पे, ठीक है, खेती क्या होती है, खेती के लिए फेमस है ये एरिया। कंपोज्ड ऑफ एलुवाइल सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, एक बात आप याद रखना, जो एलुवाइल सॉइल होती है, नदियों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है, वो मिट्टी आप कह सकते हो कि दुनिया में सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पहाड़ों में होते हैं मिनरल्स। पहाड़ों में क्या आते हैं, मिनरल्स। और नदियाँ पहाड़ों से निकल के आती हैं, वो अपने साथ साथ मिनरल्स ले आती हैं, और वही मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स फिर मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं और मिट्टी का निर्माण होता है। इसलिए वो मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो ये जो एलुवाइल सॉइल है, ये क्या है, मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, तो इसके कारण क्या ही बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट क्या है, स्पोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर ड्यू टू एक्वेटिक वाटर एंड फेवरेबल क्लाइमेट, फर्टाइल सॉइल, फ्लैट सरफेस। कहता है कि यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कम एरिया में अधिक प्रोडक्शन लेना, ठीक है, कम क्षेत्रफल है हमारा, और अगर वहाँ पे हम ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं तो उसको हम हिंदी में गहन कृषि या फिर इंग्लिश में इंटेंसिव एग्रीकल्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। क्यों की जाती है, यहाँ की जो मिट्टी है फर्टाइल है, फर्टाइल मतलब ज़्यादा उपजाऊ है, और सरफेस कैसी है, फ्लैट। फ्लैट सरफेस में क्या है, इरिगेशन आसान हो जाता है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बनी रहती है मिट्टी की। तो फ्लैट सरफेस है, साथ में ही पानी एक्वाटिक वाटर है, अच्छा पानी है इधर, और क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी क्या है, अच्छी रहती है इधर, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा उत्तर भारत के जो मैदान है, यहाँ पे कृषि बहुत ही अच्छी
की जाती है। यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? चावल, व्हीट, गेहूँ, फिर चावल, गन्ना, शुगर केन और जूट। ठीक है, ये हमारी मेन क्रॉप्स है जो हमारे उत्तर भारत में या उत्तर भारत के मैदानों में उगाई जाती है। और भी क्रॉप्स तो बहुत सारी उगाई जाती हैं, लेकिन जो मेन है, जो मेजर है, वो कौन कौन सी है? गेहूँ, चावल, शुगर केन और जूट। अब देखो, डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जैसे गेहूँ, सबसे अधिक गेहूँ कौन सा राज्य उगाता है? कौन सा राज्य उगाता है? यूपी। यूपी कहाँ पे है? उत्तरी मैदानों में। फिर चावल सबसे अधिक कौन उगाता है? कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये कहाँ पे है? उत्तरी मैदानों में। गन्ना, गन्ने के केस में हमारे दो क्षेत्र हैं, एक यूपी है और एक है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है, उधर भी क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है और गन्ने की खेती अच्छी होती है उधर भी। और एक है जूट। जूट क्या है? इसको हम ये गोल्डन कलर की एक फसल होती है जिससे हमारी जो बोरी वगैरह होती है ना, वो बनाई जाती हैं और रस्सियाँ बनाई जाती हैं। एक टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर सबसे अधिक जो जूट था वो भारत में उगाया जाता था। लेकिन अब क्या है? अब भारत में अधिक जूट क्यों नहीं उगाया जाता? उसका क्या कारण है? देखो, ये जो रीजन है, ये रीजन है पश्चिम बंगाल और ये है बांग्लादेश। और हम सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। तो आज़ादी से पहले ये सब भारत का हिस्सा था, ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो बांग्लादेश में जूट अच्छा उगाया जाता है क्योंकि फ्लैट मैदान है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा क्या है? उधर पानी भी अच्छा है। तो ये पूरा रीजन है, ये जूट के प्रोडक्शन के लिए फेमस था आज़ादी से पहले। अब क्या हुआ? ये हिस्सा किसके पास? ये अलग देश बन चुका है, तो हम इसका प्रोडक्शन काउंट नहीं करेंगे। हमारे पास क्या है? सिर्फ पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, तो हमने मेजर क्रॉप्स देखी कि भाई उत्तरी जो मैदान है कौन कौन सी मेन फसलें उगाई जाती हैं? गेहूँ है, चावल है और शुगर केन है हमारा, और जूट। ये हमारी जो मेन क्रॉप्स है उत्तरी मैदानों में उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th 10th, रिवर्स फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स परफॉर्म डिपोजिशनल वर्क फॉर्मिंग रिवाइन आइलैंड्स, ऑक्सबो लेक्स एंड मिंडेंस इन देयर लोअर्स कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप। अब क्या कहता है ये कि जो नदियां हैं, हमारी नदियां हैं, वो क्या करती हैं कि ऐसे, देखो एक बात याद रखना कि जो नदियां हैं, जो प्लेन्स मैदानों में नदियां बहती हैं, वो बहेंगी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी मुड़ के। ठीक है, क्योंकि मैदान होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं और सॉफ्ट में नदी ऐसे मुड़ती हुई चलेगी। ठीक है, मुड़ती चलती है तो कई बार क्या होता है कि बीच बीच में नदियों के बीच में ये नदियाँ बहुत चौड़ी हो जाती हैं। चौड़ी होने के कारण इनके बीच में आइलैंड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स। ठीक है, क्या बन जाते हैं? आइलैंड्स। तो ऐसा ही एक आइलैंड्स बना हुआ है नदी के बीच में, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। मतलब नदी के बीच में आइलैंड है, समुद्र के बीच में तो आइलैंड्स हम पढ़ते ही हैं, लेकिन नदी के बीच में है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जैसे नदी है और इसके बीच में आइलैंड्स हैं। और ये आइलैंड नहीं है, इसको भारत सरकार ने जिला घोषित कर रखा है। क्या बना रखा है इसको? जिला। क्या नाम है इस आइलैंड का? मांजुली। क्या नाम है? मांजुली। मांजुली डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया। और कहाँ पे? आसाम में। और कौन सी नदी के द्वारा निर्माण होता है इसका? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है, तो नदियाँ क्या करती हैं? आइलैंड्स की फॉर्मेशन कर देती हैं, लेक्स बना देती हैं। लेक्स ये कौन सी कैसे लेक्स होती हैं? जैसे देखो, ये नदी ऐसे बह रही है और ऐसे ये घूम रही है और ऐसे। अब क्या हुआ? ये ऐसे ज़्यादा घूम गई नदी, ज़्यादा घूमने से क्या हुआ? ये फिर यहाँ पे टच आ गई, तो पानी अब है ना यहाँ से आके और ऐसे सीधा आ जाएगा। अब इधर नहीं जाएगा, जो ये हिस्सा बच गया ये वाला, ये अलग से एक
क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी, झील, लेक बन जाएगी। और ये जो लेक है ये कैसी लेक है, ये गाय का जो खुर होता है ना हमारा, जो हमारी गाय होती है उसका खुर होता है, पैर होता है, नीचे वाला हिस्सा उसके आकार की होती हैं। इसलिए क्या कहते हैं इसको, इनको बोलते हैं कि भाई गऊ की जो गाय की जो खुर है वो झील बोलते हैं इनको, ठीक है, उनके शेप के कारण बोला जाता है ऐसा। तो इस तरह की झीलों का निर्माण भी यहाँ पे उत्तर मैदानों में होता है, ठीक है। उत्तरी मैदानों में नदियों के द्वारा क्या होता है, आइलैंड्स की फॉर्मेशन, जैसे आइलैंड्स है माजुली, इसी तरह गऊखोर शेप की जो झील है उनका निर्माण होता है। उसके आगे क्या है, रीजनल डिवीजन वेस्टर्न टू ईस्ट। अब जो ये हमारे पूरे मैदान हैं, जैसे ये हमारा पूरा मैदान है और ये वेस्ट है और ये क्या है, ईस्ट। वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो हमारा रीजनल डिवीज़न है हम ऐसे बंटवारा कर सकते हैं इसका। हमने हिमालय का भी किया था इस तरह से बंटवारा, ठीक है, तो हम उत्तरी मैदानों का भी कर सकते हैं। तो जो पहला पार्ट हमारा क्या है, पंजाब प्लेन्स, ठीक है, पहला पार्ट क्या है, पंजाब प्लेन्स। कहाँ किसके द्वारा फॉर्मेशन हुई है इसकी, इंडस एंड इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इंडस की जो इंडस रिवर है हमारी उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उसकी 5 मेन, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 5 मेन हैं। कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये 5 इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। तो मुख्य सहायक नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा इस वाले सबसे जो वेस्ट से चलेंगे ना, वेस्ट से हम ऐसे चलेंगे, जो सबसे जो पहला रीजन है उसका जो निर्माण किया है कौन सी नदियों ने किया है, इंडस, और उसकी ये जो सहायक नदियां हैं 5, रावी, ब्यास, झेलम, सतलुज, चिनाब, इन नदियों ने किया है, ठीक है। और साथ साथ क्या इस रीजन को क्या बोला जाता है, पंजाब प्लेन्स। क्या बोला जाता है इस रीजन को, इसी से वाले रीजन को क्या बोला जाता है, पंजाब प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, ठीक है। डोमिनेटेड बाय दोआब्स। दोआब्स क्या होते हैं, दो नदियों का, एक नदी ये है और एक नदी ये है, जो बीच का रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है, दोआब। क्या बोला जाता है उसको, दोआब। तो डोमिनेटेड बाय दोआब्स लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। तो यहाँ पे क्या है कि नदियों के द्वारा बीच बीच में प्लेन्स की फॉर्मेशन की गई है, और दो नदियों के बीच में जो मैदानों का निर्माण होता है या जो बीच के मैदान होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दोआब बोला जाता है। उसके बाद आगे इधर की तरफ चलना है हमें, इधर चलेंगे तो आगे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसको बोला जाएगा गंगा प्लेन। क्या बोला जाएगा, गंगा प्लेन, ठीक है। गंगा प्लेन है, इसका निर्माण किस किस ने किया है, गंगा नदी ने, और गंगा के जो सहायक नदी हैं जैसे घग्गर और तीस्ता, ठीक है। घग्गर और तीस्ता क्या है, गंगा की सहायक नदियां हैं। इन नदियों ने क्या किया है, इस हिस्से का निर्माण किया है। अब ये हिस्सा, अब एक बात और ध्यान में रखना, मैंने ऐसे बनाया ना ये एग्जैक्ट, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे भी हो सकता, कहीं पे ये ऐसे नीचे की तरफ फैला हुआ है, क्योंकि प्लेन्स एक जैसे नहीं है कि भाई स्केल से ऐसे सीधा खींच दिया, ये कहीं पे चौड़े हो जाएंगे, कहीं पे ये बेड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है। जब आप ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसका एक रफ सा मैप है ना आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी चीज़ जैसे मैंने ऐसे सीधी बना दी तो वो बिल्कुल सीधी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो उसकी जो बाउंड्री है वो टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी हमेशा, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो गंगा प्लेन्स है, ये वाला रीजन है, क्या इसको क्या बोलेंगे, गंगा प्लेन्स। पहला ये वाला था पंजाब प्लेन्स, उसके आगे गंगा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन्स का निर्माण किसने किया है, गंगा और तीस्ता नदियों ने। कौन कौन सा रीजन आता है इसमें, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्या कौन कौन से रीजन आ गए हमारे, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आगे जब इधर चलेंगे ये हिस्सा हमारा क्या कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, आसाम में, आसाम वाला हिस्सा है,
ये जो आसाम के प्लेन्स हैं इनका निर्माण किसने किया है? ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों ने। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? इसके बाद देखो, अब देखो ये नॉर्थ टू साउथ डिवीजन का रखा है भाग्य। हाँ ठीक है, देखो अब तक हमने ऐसे डिवीजन पढ़ा था, बंटवारा उत्तरी मैदानों का इधर से इधर। अब पढ़ेंगे ऐसे उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ। ठीक है, उत्तर से लेके जब हम दक्षिण पे चलेंगे तो पहले इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, उसका क्या नाम है, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं बाबर। क्या बोलते हैं? बाबर। ये एक नैरो बेल्ट है, पतली सी बेल्ट है जो 8 से 16 किलोमीटर है। शिवालिक के जो शिवालिक है, जैसे ये शिवालिक है, शिवालिक तो क्या है? शिवालिक है हिमालय की रेंज। ठीक है, उसको हमने हिमालय में पढ़ लिया था। और शिवालिक के बिल्कुल नीचे यहाँ पे इसके पैरों में, शिवालिक के पैरों में जो मैदानों का क्षेत्र शुरू होता है उन मैदानों को बोला जाता है बाबर। क्या बोला जाता है? बाबर। ठीक है, उसके नीचे है तराई। जैसे और थोड़ा नीचे आएंगे ऐसे, ये हो गया हमारा बाबर, और इसके नीचे आएंगे तो ये क्या है? तराई। ये इधर क्या है? शिवालिक। ठीक है, नीचे आएंगे वो रीजन क्या कहलाएगा हमारा? तराई। मार्सी एंड वेट रीजन साउथ ऑफ बाबर वे रिवर्स री इमर्ज। अब इसमें क्या है कि जो बाबर हैं, बाबर में ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे आपको, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर मिल जाएंगे। और पत्थरों में क्या होता है, जब पानी बहता है तो पानी नीचे चला जाता है। नीचे जाने का मतलब क्या है? जब पत्थरों में आप नदी को बहते हुए देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई पत्थर ऊपर निकले हुए हैं और पानी नीचे बह रहा है। लेकिन जैसे ही आप आगे आओगे इस बाबर रीजन से, इन पत्थरों से नदियाँ ऐसे क्रॉस होकर आगे जाती हैं और तराई का रीजन बनता है। उसमें क्या, ये दलदली क्षेत्र है। बिल्कुल कैसा क्षेत्र है? दलदली। ठीक है, अगर पत्थर नहीं होंगे, मिट्टी होगी, मिट्टी में तो क्या होगा? दलदल हो जाएगा। पत्थर में दलदल बनेगा नहीं, मिट्टी में क्या हो जाएगा? दलदली। तो ये कैसा रीजन है? जो तराई का क्षेत्र है ये दलदली क्षेत्र है। ठीक है, बाबर के बिल्कुल आगे ऐसे साउथ की तरफ, समझ गए? कैसा क्षेत्र है ये? दलदली। वंस फॉरेस्ट एंड रिच इन वाइल्ड लाइफ, नाउ क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट। अब देखो ये जो दलदली क्षेत्र है, ये यहाँ पे जंगली जीवन है वो ज़्यादा है। या हम कह सकते हैं कि जो जंगली जीव है उनके लिए ये एरिया है अच्छा है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने जो हमारे जंगल थे उनको काटना स्टार्ट कर दिया। काटने के पीछे उनके बहुत सारे रीजन हैं। एक तो जो भारत में उन्होंने रीजन बताया, भारत में उन्होंने ये रीजन बताया कि भाई हम खेती के लिए ज़मीनें खाली कर रहे हैं, लेकिन उनके रीजन अलग अलग हैं। उनके रीजन तो ये, एक रीजन मैं आपको बताऊं, एक रीजन ये है कि उन्होंने क्या किया कि उधर उनको लकड़ियाँ चाहिए थी, जैसे कि पानी की जहाज बनाने के लिए और चीज़ें बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। रेलवे के ट्रैक बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो उनको उसके लिए उन्होंने जंगल काटे। ठीक है, और जंगल काट के और उनको फिर भारत के लिए क्या नाम दे दिया कि भाई भारत के लिए हम खाली कर रहे हैं जगह ताकि वहाँ पे खेती की जाए। तो यहाँ पे ये रीज़न लिखा हुआ है कि यहाँ पे जंगलों को काट दिया गया, साफ़ किया गया एग्रीकल्चर के लिए और सेटलमेंट के लिए। ठीक है, सेटलमेंट का मतलब है वहाँ पे लोगों के मकान बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन रीज़न अलग अलग हैं जंगलों को काटने के। ठीक है, तो ये जो दलदली क्षेत्र है ये जंगली जीवों के लिए बेस्ट था। जंगल है यहाँ पे, अब थोड़े हैं, क्या किया सरकारों ने इन जंगलों को काट दिया। एग्जाम्पल, दुधवा नेशनल पार्क लाइज इन दिस जोन। ये जो हमारी जोन है, ये जो दलदली क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, इसमें कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? हमारा दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? दुधवा नेशनल पार्क। क्या होता है? नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे कि
ये एक एरिया है, इसमें बहुत सारे जीव रहते हैं। ये है टाइगर, एलिफेंट है, यहाँ पे डॉग है, यहाँ पे और इस तरह से जीव हैं। तो इस पूरे एरिया को सरकार ने क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर लिया कि भाई इस एरिया की सरकार देखभाल करेगी, टाइम टू टाइम सारी चीज़ों की काउंटिंग होती रहेगी, शेर कितने हैं, सारी चीज़ों की। और यहाँ पे जो आदमियों की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारी मानव की जो गतिविधियाँ हैं, उनको सरकार रोक देती है, बैन कर देती है कि भाई यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो ऐसा जो रीजन है सरकार जिसको संरक्षित रिजर्व करती है उसको बोला जाता है नेशनल पार्क। क्या बोला जाता है, नेशनल पार्क। हमारे भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, 106। ठीक है, ये आंकड़ा वैसे तो 106 ही हैं, लेकिन फिर भी आप जो आंकड़े होते हैं, देखो एक बात मेरी याद रखना भाई, जो आंकड़े हैं वो कभी कभी क्या होता है, स्किप हो जाते हैं कि भाई कभी मैंने 106 है उसकी जगह पे 104 बता दिया या फिर 105 बता दिया। तो वो एक बार आप आंकड़े हमेशा आपको पढ़ते रहने चाहिए। जब तक आप इनको पढ़ते रहते हो तब तक याद रहेंगे, और जब आप इनको पढ़ना छोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये आपके दिमाग में से निकल जाते हैं। ठीक है, तो तराई का क्षेत्र हमने पढ़ लिया, दलदली क्षेत्र। उसके नीचे जाएंगे, देखो ये क्या था, बाबर, नीचे तराई, और नीचे आएंगे तो क्या है, ये बांगर। ठीक है, ये क्या है, बांगर। बांगर क्या है, देखो ये नदी, ये नदी है, और नदी के जैसे ये मेरे हाथों को देखो आप, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, एक तो नदी गहराई में बहती है, और जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है बांगर। यहाँ पे बांगर का मतलब क्या है कि ऐसा रीजन जहाँ पे नदी का पानी अब कम पहुँच पाता है। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ पे क्या है, नदी का पानी कम पहुँच पाता है, उसको क्या बोलते हैं, बांगर। ठीक है, ओल्डर एल्यूमिनियम, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले इस जगह की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी, सबसे पहले इस जगह की फॉर्मेशन हुई थी। क्या हो गया, बांगर। ठीक है, क्या हुआ था, सबसे पहले इस जगह की फॉर्मेशन हुई थी, या सबसे ऊंची जगह भी बोल सकते हो आप, कैसे भी समझ सकते हो। नदियों की ऊंची वाली जगह जहाँ पे पहले कभी नदियों का पानी पहुंचा था और फॉर्मेशन हो गई थी मिट्टी की, अब नहीं पहुंच पाता, उसको क्या बोलते हैं, हम बांगर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा याद नहीं करना आपको। अब है खादर। नेक्स्ट क्या है हमारा, खादर। खादर क्या है, देखो आप ऐसे समझ सकते हो, ये नदी है और नदी का ये ऊपर वाला हिस्सा, ये इधर वाला हिस्सा, ये बांगर कहलाएगा, और जो ये इधर वाला हिस्सा है ये खादर कहलाने लगता है। ठीक है, खादर का मतलब क्या होता है, नई मिट्टी, और बांगर का मतलब है पुरानी मिट्टी। सिंपल ऐसे समझ सकते हो, खादर का मतलब क्या है, नई मिट्टी, और बांगर का मतलब पुरानी मिट्टी। आप ऐसे समझो जैसे ये नदी है और ये पानी आ रहा है इस नदी के अंदर, अब ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा पानी आने से क्या होगा, ये पानी यहाँ पे आ जाएगा इस क्षेत्र में, तो इस रीजन में पानी आएगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, मिट्टी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे पानी बहता रहेगा और कुछ टाइम बाद पानी वापस इधर चले जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जो मिट्टी नदियों के द्वारा जिसको बनाए हुए कम टाइम हुआ है, या फिर इसको हम नई मिट्टी भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नई मिट्टी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक ये मिट्टी है जहाँ पे नदी अब पहुँच ही नहीं पाती, नदी का पानी ये पहले कभी नदी ने बना दी थी मिट्टी, इसको बोलते हैं पुरानी मिट्टी। तो ये जो पुरानी मिट्टी है ये क्या कहलाती है हमारी, ये कहलाती है बांगर, और ये जो नई मिट्टी है ये कहलाती है हमारी खादर। ठीक है, क्या कहलाती है, ये खादर। समझ गए, बस इतना सा आपको याद रखना है बांगर और खादर के बारे में। जब हम मिट्टियों को पढ़ेंगे तब भी हम इनको डिस्कस करेंगे कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है वो दो भागों में उसका बंटवारा किया गया है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। समझ गए, आ गया समझ में यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। आ गया हमारा प्लेटू। ठीक है, प्लेटू को हम अगली क्लास में करेंगे कि प्लेटू क्या है,
क्या क्या इनकी खासियत हैं, कैसे फॉर्मेशन हुई, सारा कुछ। ठीक है, थैंक यू।